कार्ल मार्क्स पर चर्चा करते हुए हमने अपने प्रथम एपिसोड में आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स की दार्शनिक यात्रा शुरू होती है हेगेल के दर्शन से, और जर्मनी में हेगेल का दर्शन एक ऐसे दर्शन के रूप में आता है कि जिसको विश्वव्यापी लोकप्रियता भी मिलती है, और हेगेल के दर्शन से पूरा जर्मन समाज प्रभावित होता है, और उसके बाद उसी से भिन्नता व्यक्त करते हुए विभिन्न संप्रदाय हमें दिखते हैं। तो मार्क्स जो है हेगेल के बाद नव हेगेलपंथी बने। उन्होंने हेगेल के जो तौर तरीका था, आइडियलिज्म था, उससे थोड़ा मूव किया, और मुख्य रूप से जो ये बहस थी वो बात इस पे था कि भाई वर्तमान तक जो समाज विकसित हो चुका वो हो चुका, या आगे इसका और डेवलपमेंट होना है, यानी गति और स्थिरता। तो हेगेल के अंदर जो स्थिरता का पहलू था उस पर पुराने हेगेलपंथी रहे, और नव हेगेलपंथी उसकी गतिशीलता के पहलू को लेके ये कहने लगे कि इससे आगे की दुनिया का निर्माण भी हो। इसी तरह से उनकी आलोचना करते हुए उनके अंदर जो भाववादी पहलू है, आइडिया को प्राथमिक मानने का पहलू है, और ज्ञान की सारी प्रक्रिया को वो अपने अंदर से पैदा होना या अनंत आकाश से पैदा होने की ओर ले जाते हैं, जिसे वो अपना आत्मिक क्रम बताते हैं, उसकी आलोचना करते हुए भौतिकवादी पहलू विकसित हुए, जिसमें फायरबाख का नाम सबसे पहले आता है। कि फायरबाख ने हेगेल को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सी नई अवधारणाओं को जन्म दिया। तो मार्क्स नव हेगेलपंथी के बाद फायरबाख के प्रभाव में आए, और उन्होंने फायरबाख के भौतिकवादी दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। यहाँ हमारी मूल चर्चा होगी कि फायरबाख के प्रभाव से कैसे मार्क्स आगे बढ़ते हैं, और फायरबाख से अपने आप को किस तरह बताते हैं कि वो उनमें अंतर आ गया है। तो जैसे मार्क्स की प्रश्न उक्ति है प्रमुख कि सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं बल्कि उसे बदलने का है, तो ये बात वो फायरबाख के लिए जो 11 क्रिटिक उन्होंने लिखी है सबसे पहली बार उसी में कहते हैं। और शुरुआत करते हैं इस बात से कि फायरबाख भौतिकवादी तो है, लेकिन उनका भौतिकवाद जो है केवल वस्तु जगत के वर्तमान यथार्थ में वस्तुओं के विश्लेषण तक ही सीमित है, और इसलिए फायरबाख वस्तु जगत की जगह वस्तुओं के सार तत्व को समझने के लिए एक आत्मिक जगत पे निर्भर हो जाते हैं, जिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, और यहाँ वो वस्तु के सार को व्यक्त करते हैं। अब सार और यथार्थ में जो रिलेशन है, इसके बारे में कोई अवधारणा उनके पास नहीं है, और उनका आत्मिक जगत धीरे धीरे धार्मिक भावना को प्रमुख रूप से स्वीकार करता है। मार्क्स का कहना है कि ये एक अंतरक्रिया है, यानी प्रैक्टिस, व्यवहार, मनुष्य की चेतना में जो कंसेप्ट आ रहा है, जो प्रत्यय आ रहा है, उसकी पुष्टि करता है व्यवहार, यथार्थ जगत से अंतरक्रिया करती। तो यथार्थ जगत की सत्यता भी प्रमाणित होती है व्यवहार के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। ज्ञान भी आगे बढ़ता है व्यवहार के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। तो मार्क्स इस प्रैक्टिस को, यानी मानव मनुष्य के जो इंद्रिय क्रियाकलाप हैं उनको बहुत महत्व देते हैं, जबकि इन इंद्रिय क्रियाकलाप को फायरबाख जो है वो या तो सब्जेक्टिव ही समझ के छोड़ देते हैं, आत्मगत जगत की बात समझ के छोड़ देते हैं। तो यहाँ मार्क्स जो है उसको एक भौतिक क्रियाकलाप मानते हुए उसका जो यथार्थ जगत से इंटरेक्शन है उसको प्राथमिकता देते हैं। इस बात को आगे भी चल के मार्क्स जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच डायलेक्टिक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। सब्जेक्ट हमारा आत्मगतता है और ऑब्जेक्ट वस्तुगत वर्ड है। इनके बीच जो अंतरक्रिया है, डायलेक्टिक्स है, द्वंद्ववाद है, इसके द्वारा ही ज्ञान का विकास होता है। फायरबाख के लिए जो व्यक्ति है वो एक नागरिक है, और वो नागरिक समाज की जो पुरानी अवधारणा थी यूरोपीय जगत की, उसी से जुड़े रहते हैं। और व्यक्ति उनके लिए नागरिक तो है ही नागरिक समाज का, लेकिन वो नागरिक भी उनका जर्मन नागरिक है। तो जर्मन नागरिक का अध्ययन करके ही वो अपने निष्कर्ष को घोषित करते हैं। मार्क्स उनकी इस बात का विरोध करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य जो है वो समाजीकृत मानव है। मनुष्य समाजीकृत मानव है, और मनुष्य के जो समाज से संबंध है, जो ढांचा है, यही मूल बात है। तो मनुष्य के लिए समाजीकृत मानव मानना और फिर उसकी ऐतिहासिकता से उसे जोड़ना। जहां फायरबाख मनुष्य की ऐतिहासिकता के संबंध में मौन रह जाते हैं या ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते हैं, या फिर उसे एक आत्मिक
परिघटना के तौर पे व्यक्त कर देते हैं, धर्म के विकास के रूप में व्यक्त कर देते हैं, वहाँ मार्क्स मनुष्य के समाज के निर्माण और उसके ऐतिहासिक विकास क्रम को देखते हैं और उसे बताते हैं। उसी आधार पे वो सामाजिक मानव की बात करते हैं। उनका सामाजिक मानव भी केवल वर्तमान सामाजिक मानव के रूप में समाज से अंतर संबंध व्यक्त करता हुआ मानव नहीं है, वो एक ऐतिहासिक मानव भी है। इसलिए मार्क्स बताते हैं कि शुरुआत में मनुष्य समाज पशु समाज से कैसे पृथक हुआ और ये पृथकता के लिए वो मनुष्य का उत्पादन की प्रक्रियाओं को अपनाने से इस पृथकता को बनना बताते हैं। श्रम विभाजन के रूप में भी वो पहले पुरुष और स्त्री के श्रम विभाजन की बात करते हैं, फिर उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न श्रमों का अलग अलग तरीके के श्रम की आवश्यकता के कारण लोगों के विभाजन की बात करते हैं और ये श्रम विभाजन के आधार पे पूरे समाज का वर्णन करते हुए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फायरवर्क से डिफरेंट जो मानव है वो मानव मार्क्स के लिए सामाजिकृत मानव है, ऐतिहासिक मानव है और उसकी बात करते हैं। इसी तरह से जो मार्क्स के लिए सवाल है वो सवाल है कि फिलॉसफी जो है उसका प्रमुख कार्य जो है वो इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को शो करना है वन हैंड, और दूसरी तरफ मानव क्रियाकलाप को महत्व देते हुए प्रैक्टिस के द्वारा चीज़ों को यथार्थ को समझने की कोशिश करना है। तो ये जो पुराना भौतिकवाद है उससे डिफरेंट कार्ल मार्क्स अपने नए भौतिकवाद की बात करते हैं। तो मार्क्स फायरवर्क के भौतिकवाद से हट के जिस भौतिकवाद की कल्पना करते हैं, जिस भौतिकवाद की बात करते हैं, उस भौतिकवाद के तहत सारी भाववादी प्रक्रियाएं, सारा आइडियलिस्टिक डोमेन पैदा होता है मनुष्य के भौतिक क्रियाकलापों से, और भौतिक क्रियाकलापों के तहत जो उसके श्रम विभाजन है, जो चीज़ें, उसी से उसकी चेतना का विकास होता है और चेतना के विकास क्रम में ही मनुष्य कुछ सार तत्व वस्तुओं के प्रस्तुत करता है। तो ये जो भी ज्ञान मनुष्य का विकसित होता है मार्क्स के हिसाब से, उसको यथार्थता प्रैक्टिस में बार बार साबित करके उस ज्ञान का विकास होता है। तो ये जो है कार्ल मार्क्स की वो अंतर है जो उन्हें फायरवर्क से अलग ले जाता है। इसलिए दर्शन में फायरवर्क की आलोचना के बाद कार्ल मार्क्स पूरे उत्पादन की प्रक्रियाएं, उनका विकास क्रम, मनुष्यों का श्रम विभाजन, इस सब पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पुस्तक में जर्मन आइडियोलॉजी में, जहां वो ये भी घोषित करते हैं कि जर्मन आइडियोलॉजी की जो सारी बहस है, हेगेल का जो विश्वव्यापी मजबूत दर्शन विकसित हो गया था, उस दर्शन के ही विभिन्न चीज़ों को लेके बाकी दार्शनिक जो है जर्मनी में अपने अपने दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए उन सब का आधार हेगेल है, तो उससे आगे बढ़ के वो अपनी इस दार्शनिक विकास की यात्रा को हेगेल से नवहेगेलपन और नवहेगेलपन से फायरवर्क और फिर फायरवर्क से लेके कार्ल मार्क्स का अपना दर्शन, जो ना किसी पुराने भौतिकवादी ढांचे में है, जो ना किसी भाववादी ढांचे में है, बल्कि उसका एक स्वतंत्र विकास अपना शुरू होता है। और ये इस उद्घोषणा के साथ होता है कि सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं बल्कि दुनिया को बदलने का है। तो दुनिया बदलने के प्रयास में कार्ल मार्क्स का दर्शन विकसित होता है। अब हम अगले उसमें बात करेंगे कि इसके बाद मार्क्स अपनी अगली पुस्तक में किस बात की घोषणाएं करते हैं और क्या बात दिखाने की कोशिश करते हैं।